तो बच्चों कैसे हो? बहुत दिन के बाद हमें फिर से आज पढ़ने का मौका मिला है। तो हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पाठ 3 माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे। कवयित्री है मृदुल जोशी। कवयित्री है मृदुल जोशी। तो मैं इस पाठ पढ़ाने से पहले आप सभी को मैं बताया था कि हमारे देश में यानी हमारे संप्रदाय में स्त्री को बहुत महत्व दिया गया है, नारी को बहुत महत्व दिया गया है। महत्व यानी ग्रेटनेस। तो देखिए नारी कई तरह से अपना कर्तव्य यानी ड्यूटी निभाती है। तो हमें देखिए माँ चाहिए, माँ, बहन, माँ, बहन, बेटी, बेटी और पत्नी भी चाहिए। पत्नी चाहिए, माँ, बहन, पत्नी चाहिए। माँ, बहन, पत्नी चाहिए। पत्नी चाहिए। ये तीनों नारी के रूप है। तो इसमें और एक अनोखा रूप है बेटी। क्या है? बेटी। तो देखिए हम सभी को, आपको यानी सभी को, हमें माँ होना चाहिए। बचपन में हमें सब कुछ काम करने के लिए, पैदा हुए जब से कम 25-30 साल तक, हमें नौकरी मिलने तक हमें माँ चाहिए। पिता का विषय बाद में लेंगे हम। इसके बाद हमारे घर में काम काज करने के लिए हमें बहन चाहिए, और शादी ब्याह के बाद हमें जीवन बिताने के लिए पत्नी होना चाहिए। ये पूरे रूप किसके है? नारी के है। किसके है? नारी के। नारी यानी स्त्री, औरत, लेडीज। तो हमें ये होना चाहिए, लेकिन बेटी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था आपको, बेटी यानी खर्चा। बेटी यानी क्या है? खर्चा, फजूल खर्चा। क्यों? उसे बचपन से पालन पोषण करना चाहिए, गहने देना चाहिए, और अच्छी तरह पढ़ा लिखाना चाहिए, और सभी जरूरतों को पूरे करने चाहिए। बाद में उसके लिए वर यानी दूल्हा, एक अच्छा सा इंसान देखकर, अच्छा सा उसे देखकर हम की शादी करना चाहिए। शादी करने का खर्चा और उन्हें दहेज देना चाहिए। दहेज देने के बाद भी शादी का खर्चा उठाना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत से कार्यक्रम आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, वो आते हैं, ये आते हैं। तो चलो दामाद यानी बेटी का हस्बैंड, तो वो अच्छा है तो बेटी को अच्छी तरह देखता है, नहीं तो वहां जाकर उतने पैसे लाओ, मैं बिजनेस लगाया हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है, वो लिखे। तो ये कारणों से क्या है? बेटी को हम रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए कई लोग बेटी को ये पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। तो इसीलिए बेटी को पेट में, गर्भ में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या। भ्रूण तो हत्या। तो हमें माँ होना चाहिए, बहन होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं होना चाहिए? बेटी क्यों नहीं होना चाहिए? आजकल बेटे के कार्य भी पूरे नारी कर रही है। तो आजकल ऐसे क्षेत्र में क्या कर रही है? राजनीति और विज्ञान, पायलट, प्लेन्स। आप सभी तो देखा है कि हमारे कंडक्टर्स, पूरे बसों में ज्यादातर लेडी कंडक्टर से है। फिर वो अच्छी तरह काम करते हैं, उन्हें एक अच्छा मार्ग दिखाए, अच्छा पढ़ाई करे, तो कल के दिन पति, अगर पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है तो क्या
उसकी सैलरी हर महीना आती है नहीं क्या? उसको आती है, तो फिर बेटी क्यों नहीं? मैंने कहा था आपसे इस तरह हम भ्रूण हत्या करते जाएंगे तो बाद में हमें नारी का 0% हो जाएगा। क्यों? तब हमारा समाज पूरा उथल पुथल हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? बेटी को हम नहीं मारना चाहिए। इस पाठ की कवयित्री कौन है? मृदुल जोशी। मृदुल जोशी, इनकी रचना है नारी चेतना। इनकी रचना है नारी चेतना से संबंधित है। ये 1960 में मृदुल जोशी 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में इन्होंने जन्म लिया है। इनकी रचनाएं चर्चित रचनाएं है। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम हो गए अर्थ की तलाश में शब्दों के क्षितिज से इन दिनों में इनकी ये रचनाएं हैं। तो कवि ने नारी चेतना के संबंधित कई कविताएं लिखा है। नारी चेतना यानी एक्टिवनेस कराना। किसमें? औरतों में। उन्हें अच्छी पढ़ाई, मैंने कहा था परसों, बेटी की पढ़ाई समाज की पढ़ाई, देश की पढ़ाई। नरेंद्र मोदी ने बताया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आदर दो। तो इस तरह आजकल सभी क्षेत्रों में नारी अपना कसकर सामने चल रही है। तो मैं ये भी कहा था कि अपने समाज में, अपने पूर्वों में, अपने पुराणों में, अपने वेदों में, विषय प्रवेश देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। स्त्री और पुरुष। कौन? स्त्री और पुरुष। स्त्री पुरुष, ये दोनों समाज के रूपी है। ये दोनों के बिना समाज नहीं रह सकता है। मैं आपसे कहता हूं बच्चों, लड़कों, केवल लड़के, क्या आप घर में ऐसा कुछ काम कर सकते हैं क्या? लड़कियां करने के काम, बेटियां करने का काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर आपके घर में कोई लड़कियां नहीं है, बहन नहीं है, तो आप क्या करते हो? नौकरानी को काम में लगा लेते हो। अगर है तो सभी कुछ डोमिनेशन बस लड़की के ऊपर आप दिखाते हो। तो दोनों अर्थ कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। दोनों कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है, इक्वल। तो देखिए, आजकल समाज में एक नारी के द्वारा ही घर संसार अच्छा रहता है, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाती है। अगर एक लड़की पढ़ी है तो उसके बेटे भी पढ़ते हैं, उसका संतान भी पढ़ता है और समाज के आजू बाजू वाले भी पढ़ते हैं। लेकिन वही एक इंसान दिन तमाम काम करके घर आने पर घर का काम करता है क्या? नहीं करता ना। ये सभी मेंस के लिए नहीं, कई लोग ऐसे भी रहते हैं। तो स्त्री यानी औरत, चाहे बेटी होने दो, माँ होने दो, बहन होने दो, पत्नी होने दो, अगर वो गृहिणी है तो घर का कामकाज करती है। सुबह उठना, आप देखते हैं ना आपके घरों में स्त्रियां क्या काम करती है, यानी बहन होने दो, माँ होने दो, बहन होने दो, या भाई की पत्नी होने दो और दूसरे आदि। तो ये सुबह उठने के बाद, सुबह उठते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, सुबह पानी छिड़कते हैं और रंगोली डालते हैं। इसके बाद में घर में घर झाड़ना, पोंछा लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और खाना पकाना, पानी आए तो पानी भरना, ये पूरे सुबह होते हैं। फिर अगर बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, तो कोई नौकरी के जाने वाला है तो उसे क्या करती है, सब कुछ इस्तेमाल करती है। खाना पकाना, उनके टिफिना भरना, मम्मी वो होना चाहिए, और वो हस्बैंड बुलाता है, पति बुलाता है, वो करो ये करो। और घर में बहुत से दूसरे लोग भी रहते हैं, सभी की सुविधाएं यानी अरेंजमेंट्स पूरा करती है। अगर वो नौकरी नहीं गई तो घर में दोपहर में कुछ ना कुछ काम रहता है, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़े ये करना, फिर घर में सास ससुर का देखभाल करना, ऐसा होता है। फिर बाद शाम में आए तो फिर बच्चे, फिर पति, फिर खाना पकाना, फिर बर्तन मांजना, फिर वही होता है।
ऐसा होता है इनके साथ। अगर वही नारी अगर जॉब करती है, वही नारी वो जॉब करती है, तो सुबह का पूरा देखभाल करती है, बच्चों को खाना पूरा अरेंजमेंट्स करके वो ऑफिस जाती है। ऑफिस जाके आने के बाद भी ऑफिस में सब बॉस वो नहीं करे, ये नहीं करे, बॉस की डांटें कितनी पड़ती है। फिर अगर वो गाड़ी है तो नो प्रॉब्लम, अगर वो बस से गई तो बस में जगह नहीं रहता है, कोई वही बोलता है, कोई ये बोलता है, कंडक्टर बोलता है कि चिल्लर नहीं, कैसे सुबह सुबह आ गए, कैसा होता है। तो ऐसे पूरे सामना करती हुए नारी आगे जाती है, और शाम में आते समय वो दिन तमाम ऑफिस में काम करती है, फिर थक जाती है। थक जाने के बाद वहाँ पे बस में रास्ता नहीं मिलता है, बस में जगह नहीं मिलता बैठने की, फिर आते हैं, फिर घर में फिर पूरे तैयार, बच्चों को देखभाल करना, उनका होमवर्क कराना, उनका क्या पढ़ाई हुई क्या नहीं करना है, उनके नोटबुक चेक करना है, घर में खाना पकाना, फिर ये पूरा रहता है। तो इस तरह नारी का महत्व बहुत सा इस दुनिया में है। तो वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। वेदों में स्त्री की तुलना, स्त्री यानी नारी, औरत, इनकी तुलना किनसे की गई? देवी से की गई है। देवी किससे की गई? देवी से की गई है। किनसे की गई? देवी से। देखिए हमारे देवता हैं, देव नहीं देवता, देवता है नहीं, देवियां, सब देवियां। सरस्वती देवी, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर लिख लिया है, और विष्णु जी ने तो लक्ष्मी को यहाँ पर बिठा लिया है, और शंकर जी तो पूरा आधा हिस्सा दे दिया, अर्धांगी आधा हिस्सा दे दिया, अर्धनारीश्वर ऐसा करके उन्होंने रेस्पेक्ट दिया है। और एक बात है, उन्होंने तो गंगा को उठा के पूरा सिर पर बिठा लिया है। फिर ऐसा महत्व वेदों में दिया गया है, वेदों में दिया गया है, फिर हम क्यों नहीं देना चाहिए? क्या वो कहती है कि मुझे भी उस तरह का दर्जा दो, आधा हिस्सा दो, दिल में बिठा लो, सर पर बिठा लो? नहीं, वेदों में तुलना की गई कि हमकी देवताओं की तुलना की, इस तरह की गई, देवता हमें भी बिठा कर पूजा करो, वो करो, ये करो। कहती है क्या औरत? स्त्री कहती है क्या? कभी भी नहीं करती है। तो वेदों में स्त्री की तुलना देवों से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। तो हमारे पास और एक भी कहा गया है, वो क्या है? जहाँ नारी, यहाँ पे लिख लीजिए ये, जहाँ नारी होती है, जहाँ यानी जहाँ नारी का वास यानी रहती है, जहाँ स्त्री रहती है, जहाँ नारी का वास होता है, जहाँ नारी का वास होता है, वहाँ देवता बसते हैं, वहाँ देवता बसते हैं, वहाँ देवता बसते हैं। तो इस वेदों में इतना महत्व दिया गया है, तो फिर हम क्यों नहीं देना चाहिए? कुछ काम करना है तो माँ होना चाहिए, कुछ माँ से या पिताजी से कुछ काम करना चाहिए। तो हम पिताजी से काम नहीं होता है तो हम जाके माँ के बोलते हैं, माँ से कहते कि मुझे ये होना दिलाओ। और कुछ काम ऐसे रहते हैं बहन करने के रहते हैं, और माता पिता से अब दोनों से भी डरते हैं, तो आप बहन से काम कर, ये काम करवा देना, ये काम कर, ऐसे समूह में काम आती है। तो आजकल इतना है, ये हो रहा है कि नारियों के ऊपर, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे घर में भी शाम के समय नारी को स्त्री को बाहर नहीं जाने देते। अगर जाने दिए तो भी छोटे को ले जा, छोटे भाई को ले जाना पड़ता है, छोटे भाई को ले जाना पड़ता है। ऐसा कई लोग घरों में होता है, लेकिन सभी के घरों में नहीं। फिर मुझे दोष नहीं देना चाहिए कि ऐसा बोले है, सभी के घरों में नहीं। थोड़े बहुत घर ऐसे भी है कि स्त्री को बहुत महत्व देते हैं, थोड़े बहुत नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे वेदों में कहा गया है, जहाँ नारी का वास होता है, नारी यानी स्त्री, स्त्री के इतने रूप है, वहाँ रहती है, वास होता है, जहाँ नारी रहती है वहाँ देवता बसते हैं, वहाँ देवता रहते हैं बोलकर यहाँ पर बताया गया है।
वहाँ देवता बसते हैं, लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। मैंने एक विषय बताया था, भ्रूण हत्याएं, भ्रूण हत्याएं। तो ये क्या हुआ? इससे पहले मैं बताया था भ्रूण हत्या क्यों हो रही है। बेटी, पहली बेटी हो गई, दूसरी बार भी बेटी हो गई, तीसरी बार भी जो नया शादी कर लेते, ससुराल में जाती है तो पहली बेटी है तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम, घर में लक्ष्मी माता का जन्म हुआ है बोल के कई लोग ये करते हैं। दूसरी बेटी हो गई, थोड़ा बहुत किसे, बहू को, बहू यानी जो शादी करके जाती है, और थोड़ा बहुत डर शुरू हो जाता है। पहली बार भी बेटी हुई है, दूसरी बार भी बेटी हुई है, अब क्या होता क्या नहीं, जब से माँ का दिल ये होते रहता। अगर तीसरी बार भी बेटी हुई, समझो तीसरी बार बेटे होने से पहले सास बोलती है कि अगर इस बार तो भी अगर बेटा ना हुआ तो मैं तुझे तुम्हारे मायके यानी माँ के घर, मदर हाउस भेजा देती हूँ। तो ऐसे कारण है हम स्त्री की बहुत अवहेलना कर रहे हैं। तो इसी कारण पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, अब तीसरी भी बेटी है। हमें कैसे पता चलता है गर्भ में बेटी है, पेट में बेटी है? तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्कैनिंग करते, स्कैनिंग रिपोर्ट तो कह देते हैं कि लड़का है या लड़की है, डॉक्टर्स को पता चल रहा है। अगर डॉक्टर्स बता दिया समझो, फिर से उन्हें वहीं पर मार देते हैं। यही भ्रूण हत्या कहते हैं, इसे भ्रूण हत्या बोलते हैं। तो समाज में सभी जगह यानी कई थोड़े बहुत, ज्यादा भी नहीं पूरे भी नहीं, अनपढ़ लोगों के साथ, ये पढ़े लिखे समाज। बेटी है तो क्या देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, दहेज। दहेज यानी जौहरी। तो बेटी के लिए आप जौहरी देना पड़ता है। जो अच्छा लिखा पढ़ाई करे तो उसे अच्छे से रिश्वत, अच्छी से दहेज देना पड़ता है। चाहे डॉक्टर होने तो, इंजीनियर में तो, डॉक्टर होने तो इतने लाख, इंजीनियर हो तो इतने लाख, लॉयर हो तो इतने लाख, गवर्नमेंट जॉब है तो इतने लाख। हम बेटी को देना पड़ता है कितना। लेकिन अगर चलो हम दे भी गए, फिर उनके घर में लड़का रहता है, उस लड़के के लिए हम दहेज लेके नहीं आते क्या? सच है क्या नहीं? उस लड़के के लिए हम दहेज लेके आते हैं क्या नहीं? आते हैं। हमें अरे लड़की को तो 50 लाख दिया गया है, हमें तो कितने होना है, इससे ज्यादा होना है। नहीं तो ये भी यहाँ पे एक रिवाज होता है कि पहली बहू इतनी लाई है, एक घर रहता है, 3 भाइयां रहते हैं, उसमें पहले एक शादी होती है, इतना लाई है। जो पुराना जमाना 10,000, बाद में थोड़ा बहुत टाइम बदल गया, 40,000 50,000, लेकिन अब तो पूरा चेंज हो गया, 10 लाख ऐसा रहता है। यानी ये भ्रूण हत्याओं का कारण होता है। अगर बेटी हुए तो इस तरह का दहेज देना पड़ता है। केवल देने की बात ही हम सोचते हैं, लेकिन लेने के बाद कोई भी नहीं सोच रहा है। फिर जितना देते हैं उतना लेते हैं ना। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। तो भ्रूण हत्याएं सामाजिक, सोसाइटी और मानवीय ह्यूमैनिटी के कारण अपराध है, यानी क्राइम है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। ऐसे अपराध को समाप्त करना यानी पूरा दूर कर देना, पूरा दूर करना हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो कल के दिन लड़कों, आप अच्छी तरह सुन लो, आपके घर में भी अच्छी तरह ये करो, आप देते होंगे, देना चाहिए। नहीं तो आपके शादी करने के लिए नारी नहीं मिलेगी, लड़की नहीं मिलेगी। क्यों? आजकल हमारे गणनांक के अनुसार, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 1000 में, एग्जाम्पल बताता हूं, 1000 मेंस है, इसमें हमें 9,900 वुमेन्स है। 1000 मेंस है, 9,000 नहीं, सॉरी, 1000 है तो 900 वुमेन्स है। तो बाकी के 100 लोगों को कहां से लड़की मिलेगी? कैसा? इस भ्रूण हत्याओं को रोकना चाहिए।
भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। तो ये भी भ्रूण हत्या समाज में बहुत क्राइम के बारे में कहा जाता है। बाकी का पार्ट आगे पढ़ेंगे।